नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूपीएससी अनस्टॉपेबल में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि भाई मणिपुर के अंदर एथनिक क्लैश एक चल रहा है और उस वजह से मणिपुर के अंदर हमने कई समस्याएं देखी हैं। ये एक ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट है और नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ कॉन्फ्लिक्ट है। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जैसा कि आप जानते हैं भारत में काफी लंबे समय से आजादी के दौरान के बाद, आजादी के समय ही और उसके दौरान और उसके बाद भी आज तक हम देखते हैं कई सारे एथनिक और ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी भी एक बड़ा मुद्दा है और इन सब चीजों को डील करना सरकार के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ यह मुद्दा है और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और इसी तरह से एक मुद्दा अभी यहां पर देखने को मिल रहा है कि भाई यहां पर बात हो रही है कि सरकार कह रही है कि यहां पर जो हिल एरिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं, इनको ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, यानी कि अपने हिसाब से वो एडमिनिस्ट्रेशन को चला पाए मणिपुर के अंदर खास तौर पर, ताकि जो कुकी कम्युनिटी है, क्योंकि कुकी कम्युनिटी को ऑटोनॉमी मिल पाए और कुकी कम्युनिटी अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए, उनके कस्टम्स में, उनके लॉज में ज्यादा इंटरफेरेंस किसी का ना हो। ऐसे में कुकी लोगों को थोड़ा शांत करने के लिए, उनसे कोऑपरेट करने के लिए सरकार की यहां पर कोशिश है कि उनको और ऑटोनॉमी दी जाए। किसके अंदर? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के अंदर, हिल एरिया के अंदर। तो आखिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीसीज क्या होती हैं और यहां पर क्यों बात हो रही है कि मणिपुर के अंदर यहां पर ऑटोनॉमी और दी जाए? तो इस पूरे मुद्दे को यहां पर जानेंगे कि मणिपुर की जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, ये बाकी स्टेट्स की जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उनसे कैसे अलग है। उसके अलावा सिक्स्थ शेड्यूल का यहां पर आपको जिक्र मिलेगा। तो सिक्स्थ शेड्यूल के हिसाब से ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है वो भी यहां पर देखेंगे और मणिपुर एडीसीज का मुद्दा यहां पर देखेंगे कि आखिर ये सारी बातें क्यों हो रही है। आगे बढ़ने से पहले अगर एग्जाम को देखें तो 2017 का आपको मेंस का जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें आप देखेंगे कि यहां पर डायरेक्टली बात हो रही है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर जो इंसर्जेंसी का इशू है ये काफी लंबे समय से है, ठीक है। और यहां पर पूछता है कि इसके मेजर रीजंस क्या हैं इंसर्जेंसी के सरवाइव करने के, ठीक है। तो यहां पर अभी जो हम देख रहे हैं ये एक एथनिक ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट है, तो उससे रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी आती है, पूरे स्टेट्स के अंदर, राज्यों में लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा होती है, ट्रेड व्यापार अफेक्ट होता है, उसके अलावा जान माल का नुकसान होता है, ह्यूमन क्राइसिस आती है, लोगों का नुकसान होता है, लोग माइग्रेट करते हैं। तो ये सभी चीजें जरूरी है, इनको डील किया जाए। तो जिस तरह से इंसर्जेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है उस तरह से नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट पे भी क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही में वहां पर ट्राइबल लोगों को लेकर जो समस्याएं हैं, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर भी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है। तो आपके दिमाग में ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि भाई किस तरह से भारत के अंदर ट्राइबल लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ट्राइबल लोग जहां पर रहते हैं उनको वो किस तरह से उस एरिया को एडमिनिस्टर किया जाता है, ये चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो डायरेक्टली हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से जुड़ी हुई न्यूज है। उसके अलावा अगर बात करें यहां पर तो 2015 में आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखेंगे और ये तो 2015 का है। इसके अलावा भी क्वेश्चन आते रहते हैं। यहां पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा सिक्स्थ शेड्यूल के ऊपर। सिक्स्थ शेड्यूल इंडिया के अंदर ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है और यहां पर शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्स्थ शेड्यूल का आपको प्रोविजन भारत के संविधान में देखने को मिलेगा। तो सिक्स्थ शेड्यूल भी इस न्यूज से जुड़ा हुआ है और डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। और अगर बात करें सिलेबस की तो जीएस पेपर 2 के अंदर आपको फेडरल स्ट्रक्चर जो है, यूनियन स्टेट, इनके इश्यूज उसके अंदर आपको मिलेगा। उसके अलावा अगर पेपर 2 की बात करें तो इंटरनल सिक्योरिटी, इंसर्जेंसी, इन सभी चैलेंजेस के अंदर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और इंटरनल सिक्योरिटी में अगर बात करें यहां पर तो रोल ऑफ सोशल मीडिया, जो हमने एक बहुत ही ज्यादा हीनस क्राइम देखा था महिलाओं के अगेंस्ट, ठीक है, महिलाओं के अगेंस्ट जो हीनस क्राइम हमने मणिपुर के इस क्राइसिस के दौरान देखा, उसके अंदर भी आप देखेंगे कि सोशल मीडिया का बड़ा अहम रोल था। पहले एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये फेक न्यूज के दौरान पता चला कि भाई उनकी कम्युनिटी की वुमेन के साथ कुछ ऐसा किया गया है, कुछ गलत काम किया गया है, और उसके बाद वो कम्युनिटी बदला लेने के दूसरी कम्युनिटी के पास पहुंच जाती है।
तो यहां पर सोशल मीडिया जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट आप एग्जाम्पल के रूप में कोट कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें म्यांमार के केस के अंदर, जो वहां पर ये जो सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था म्यांमार के अंदर, ठीक है, ठीक है, म्यांमार के अंदर जो रोहिंग्यास के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें भी अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। उसके अलावा इस केस में भी आप सोशल मीडिया का रोल की बात कर सकते हैं, और इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा तो है ही। उसके अलावा आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और यहां पर वीडियो को पॉज करके जवाब देंगे। मैं इसका जवाब आपको वीडियो के एंड में दूंगा। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज वंस यूज्ड टू बी द सब स्टेट ऑफ असम। कौन सा ऐसा इनमें से स्टेट है जो कि एक जमाने में कभी आसाम का सब स्टेट हुआ करता था, ठीक है, यानी कि सब स्टेट का दर्जा प्राप्त था। ऐसा अकेला एक स्टेट है, बताएंगे मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या फिर त्रिपुरा, तीन चारों में से एक जवाब देंगे। उसके अलावा अगर आगे बढ़ें तो यहां पर हम देखेंगे आज की वीडियो में हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या रहने वाले हैं। यहां पर आपको ये जानकारी मिलेगी, यहां पर आपको ये पता चलेगा कि भाई आखिर ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ऑफ मणिपुर क्या है, ठीक है, और एक किस तरह से इस पूरे मुद्दे से जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा यहां पर आपको पता चलेगा कि इनकी डिमांड्स क्या हैं आखिर, ठीक है। साथ में यहां पर हम देखेंगे कि भाई 6th शेड्यूल के अंदर भी भारत के अंदर ट्राइबल एरियाज की बात की जाती है, तो मणिपुर उसमें क्यों नहीं है, और मणिपुर का अगर उसमें मणिपुर 6th शेड्यूल के अंदर कवर नहीं होता है तो फिर मणिपुर के अंदर ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसे होता है, तो फिर ये आखिर एडीसी जो है मणिपुर की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ये कैसे एग्जिस्टेंस में आती हैं, अगर 6th शेड्यूल में कवर नहीं है तो यहां पर ये कैसे आ जाती हैं। तो दरअसल अगर बात करें यहां पर अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, और जो 3 मई का इंसिडेंट था उसके बाद यहां पर और ज्यादा डिमांड तेज हो गई है। दरअसल 3 मई के इंसिडेंट के बाद जो कुकी समुदाय के एमएलएज थे, कुकी समुदाय के एमएलएज ने ये डिमांड रखी सरकार के आगे कि आप हमें अधिकार दें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का, कि आप हमें अधिकार दें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का। यानी कि कुकी एमएलएज जो आते हैं, कुकी समुदाय के एमएलएज, उन्होंने सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड सरकार से रखी। अब ये सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? दरअसल इनका ये कहना था कि भाई यहां पर मीटी समुदाय से कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, तो साथ में एग्जिस्ट करना बड़ा समस्या हो रही है, साथ में रहना बड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए हमें यहां पर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव की व्यवस्था की जाए। सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव किस टाइप का होगा ये सरकार के ऊपर छोड़ दिया कि भाई सरकार डिसाइड करे ये सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन किस टाइप का होगा, ये कोई सेपरेट स्टेट होगा या फिर यूनियन टेरिटरी होगा। तो कुल मिला के सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द यहां पर लिखा है इसके पीछे आप देखेंगे इसका मतलब है या तो सेपरेट स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, ये राज्य ये सरकार डिसाइड करे, लेकिन हमें सेपरेट स्टेट चाहिए, हम मणिपुर में इस तरह से नहीं रह सकते, ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कुकीज लोगों की डिमांड को थोड़ा शांत करने के लिए, उनकी डिमांड के साथ कोऑपरेट करने के लिए यहां पर राज्य सरकार ने खुद, स्टेट ने खुद ये प्रपोज किया है सेंटर को, राज्य सरकार ने सेंटर को प्रपोज किया है कि हमें क्या करना चाहिए, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं देना चाहिए, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन ना देना पड़े इसलिए एक ऑल्टरनेटिव सजेस्ट किया है कि आप सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन देने से बचें, तो उससे बेटर है कि हम यहां पर ऑटोनॉमस जो हिल काउंसिल्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हिल काउंसिल्स है, जो यानी कि ट्राइबल लोगों की ये जो काउंसिल बनी हुई है, अभी देखते हैं कैसे बनी हुई है, क्या है, तो ऑटोनॉमस हिल काउंसिल्स बोलते हैं या फिर या फिर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स शब्द देखने को मिल जाएगा, या फिर हिल काउंसिल्स, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट हिल काउंसिल्स। ये जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, एक ट्राइबल एरिया के ऑटोनॉमस रीजन के बारे में बात करता है। ये एक ट्राइबल एरिया होता है और जो खुद में ऑटोनॉमस होता है, जहां पर ट्राइबल लोग अपनी गवर्नेंस, अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद चलाते हैं, उनके खुद कस्टमरी लॉज होते हैं, उनके हिसाब से चीजें चलती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ये देखेंगे। तो कहता है कि भाई ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन होता है एक तरह से ऑटोनॉमस ट्राइबल लोगों का, हमें क्या करना चाहिए कि कुकी लोगों को यहाँ पर स्टेट और यूटी अलग से जो लेने की इनकी डिमांड है, उससे बेटर है कि इनको एक ऑल्टरनेटिव के रूप में, इसके बदले में हमें ये करना चाहिए, जो इनकी जो हिल काउंसिल्स हैं उसको थोड़ी ज्यादा और पावर्स दे देनी चाहिए और ऑटोनॉमी दे देनी चाहिए। तो एक चीज आपको यहां पर समझ आ गई होगी कि ये जो ऑटोनॉमस हिल काउंसिल्स हैं ये अभी भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, और इनको ज्यादा पावर दे दो, बेटर है कि अलग स्टेट और अलग यूटी की जो डिमांड हो रही है उससे बेटर है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एडीसीज जो हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, इनको पावर दे दी जाए। अब अगर बात करें
ये जो पूरा मुद्दा जुड़ा हुआ है ये नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आज की जो न्यूज़ है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें ज़रूर पता होना चाहिए। अगर बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो यहाँ पर ब्रिटिश लोगों के ज़माने में, ठीक है, ब्रिटिश लोगों के ज़माने में जब ब्रिटिश लोगों ने आसाम पर कब्जा करा, पहले दरअसल अगर आप मैप देखेंगे भारत का पुराना, तो आसाम के अंदर ही ये सारे स्टेट्स कवर होते थे। आसाम, ठीक है, आसाम के अंदर, आसाम स्टेट के अंदर सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट कवर होते थे, चाहे मेघालय हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, ये सब आसाम स्टेट का पार्ट होते थे। ठीक है, अब ब्रिटिश जमाने में आसाम को गवर्न करने के लिए यहां पर जरूरी है कि यहां पर ब्रिटिश सरकार कुछ कानूनों का, लॉज को इंपोज करे, तो ब्रिटिश सरकार ने लॉज इंपोज करे। ऐसे में यहां पर जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी, ट्राइबल पॉपुलेशन आप देखेंगे मणिपुर के जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है रीजन इंडिया का, इसके अंदर आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर अलग अलग ग्रुप्स मिलेंगे, जो अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, और वो अपने हिसाब से, अपने कस्टम्स के हिसाब से, अपनी परंपराओं, ट्रेडिशन के हिसाब से अपने समाज को, सोसाइटी को चलाते हैं, गवर्न करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनके कस्टमरी लॉज का, उनके ट्रेडिशनल कानूनों का, उनकी परंपराओं का बहुत बड़ा रोल होता है। तो एक ट्राइबल लोगों की जो सोसाइटी चलती है उसमें उनके कानूनों में उनकी परंपराओं का रोल होता है, और ऐसे में अगर बाहर से ब्रिटिश लोग कुछ कानून इंपोज कर देते हैं तो ट्राइबल लोग रेजिस्ट करेंगे। वो क्योंकि ब्रिटिश लोगों का जो मेन इंटरेस्ट था वो था कि इस एरिया में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करें, यहाँ से इकोनॉमिक रिसोर्सेज को लें, और इसीलिए इन्होंने कहा कि भाई हम फिर इनके कस्टम्स के अंदर हमें इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इंटरफेरेंस ना हो, इसलिए ब्रिटिश लोगों ने क्या करा, इस पूरे रीजन को डिवाइड कर दिया। किसके अंदर? एक एक्सक्लूडेड एरिया में और एक पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या करता है, एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया में नॉर्थ ईस्ट के रीजन को, यानी कि असम को डिवाइड कर देता है, ताकि ट्राइबल लोगों के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ट्राइबल लोगों के जो कस्टम्स हैं, उनके रीति रिवाज हैं, उनके जो नियम कानून हैं, उसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है, और यहाँ पर बात करें तो बाद में हम देखने को मिलते हैं कि इस एरिया में जो लॉज हैं, जो प्रोविंशियल और फेडरल लॉज हैं, वो इसके अंदर अप्लाई नहीं होते। ब्रिटिश लोगों ने एक व्यवस्था ये बनाई कि अगर प्रोविंशियल और फेडरल लॉज जो हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे इन रीजन्स में, एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड में, अनलेस, जब तक यहाँ पर गवर्नर को ये नहीं लगता है कि ये कानून जो है फेडरल लॉज यहाँ पर पीस एस्टैब्लिश करेंगे। तो यानी कि बिना गवर्नर की परमिशन के यहाँ पर कोई भी सेंटर का कानून जो है वो लागू नहीं होगा, ऐसी व्यवस्था बनाई गई। ठीक है, और इसका एम क्या था कि भाई ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो खुद को गवर्न करे और कॉन्फ्लिक्ट यहां पर देखने को ना मिले। तो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आज अगर बात करें, 6th शेड्यूल की व्यवस्था आपको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है, और ये 6th शेड्यूल भी, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 6th शेड्यूल, ये भी आपको ऐसी व्यवस्था देता है, ऐसी फैसिलिटी देता है कि जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है इसके अंदर इंटरफेरेंस, उनके ट्राइबल लोगों के कस्टमरी जो लॉज हैं उनके अंदर इंटरफेरेंस कम से कम हो, सरकार का और बाकी जो कानून है उनका, और ट्राइबल लोग अपने हिसाब से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने कस्टम्स को चला सकें। तो 6th शेड्यूल की व्यवस्था जो है संविधान के अंदर बनी, और ये बनी गोपीनाथ बोरदोलोई कमेटी की रिकमेंडेशन पे। ठीक है, तो गोपीनाथ बोरदोलोई कमेटी की रिकमेंडेशन पर यहां पर आपको देखने को मिलेगा 6th शेड्यूल जोड़ा गया, और इसके तहत 6th शेड्यूल के अंदर आपको जो स्टेट कवर होते हुए नजर आएंगे वो दिखेंगे त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम। यानी कि इन 4 स्टेट्स के अंदर, जो 4 स्टेट्स का जो हिली एरिया है, ठीक है, इन 4 स्टेट्स के हिली एरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि 10 आपको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई गई, यानी कि ऐसे ऑटोनॉमस रीजन बनाए गए जो कि अपने हिसाब से काम करेंगे, अपने कस्टमरी लॉज के हिसाब से, और कुछ पावर, ऑटोनॉमी इनको दी गई। ठीक है, और ये आपको बेसिकली मिलेंगे 4 स्टेट्स में। यानी कि संविधान के अंदर डायरेक्ट आपको एक व्यवस्था मिलेगी जो ट्राइबल लोगों को कुछ ऑटोनॉमी देती है, लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, मणिपुर शामिल नहीं है। यहां पर जो एडीसीज बनी है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसमें मणिपुर शामिल नहीं है। तो आखिर फिर मणिपुर के अंदर ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, ये मणिपुर के अंदर आखिर कैसे बनी? तो दरअसल मणिपुर के अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, लेकिन वो संविधान के तहत 6th शेड्यूल के तहत नहीं बनी है, वो बनी है एक अलग से सेपरेट कानून के तहत 1971, यानी कि 1971 के अंदर सेपरेट तरीके से यहां पर बनाई गई है। तो आप देखते हैं कि भारत के अंदर जो ट्राइबल एरिया है उसके अंदर आपको दरअसल शेड्यूल 5 भी दिखेगा,
ये भी ट्राइबल एरिया को ही गवर्न करता है। इसके अंदर प्रेसिडेंट को ये पावर होती है कि वो किसी रीजन को शेड्यूल 5 एरिया घोषित कर देंगे, तो वहां पर अगर मान लीजिए कोई ट्राइबल एरिया है तो उसको शेड्यूल 5 एरिया घोषित किया जा सकता है, और फिर वो ट्राइबल एरिया अपने हिसाब से कानून और अपने जो लॉज हैं वहां पर चलाएंगी, थोड़ी ऑटोनॉमी उनको दी जाती है। उसके अलावा अगर बात करें, शेड्यूल 6 के अंदर संविधान के अंदर व्यवस्था है ट्राइबल एरियाज को ऑटोनॉमी देने की। शेड्यूल 5 के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो भारत के किसी भी राज्य के अंदर ट्राइबल एरिया जो होगा उसको शेड्यूल 5 एरिया घोषित कर सकते हैं। लेकिन शेड्यूल 6 जो है वो स्ट्रिक्टली बात करता है ऐसे ट्राइबल एरियाज की जो कि आपको कहां मिलेंगे, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अंदर। तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा शेड्यूल 6 के अंदर सेपरेटली डील किए जाते हैं। शेड्यूल 6 के अंदर इन ट्राइबल एरियाज को सेपरेटली डील करने का कारण यह है कि यह माना जाता है कि भाई शेड्यूल 5 में भी ट्राइबल एरियाज हैं, लेकिन शेड्यूल 6 के अंदर सेपरेटली इन स्टेट को इसलिए डील किया है क्योंकि यह माना जाता है कि इन एरिया में जो ट्राइबल लोग हैं वो ज्यादा अपने ओरिजिनल कल्चर में अभी भी हैं, इनके पास अभी भी अपने ओरिजिनल कल्चर्स हैं, इनकी लैंग्वेज है, इनका कस्टम्स है, उसके अंदर अभी बाहर का इंटरफेरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसीलिए इनकी ओरिजिनल स्टेट्स को बचाने के लिए सेपरेटली डील किया गया। लेकिन समस्या ये रही कि जब यहां पर ये जो काउंसिल्स बनाई गई, मणिपुर की पहाड़ियां इसमें किसी तरह से शामिल नहीं हो पाई और मणिपुर इसका हिस्सा छठे शेड्यूल का नहीं बन पाया। और फिर बाद में मणिपुर के अंदर जब ऐसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आपने बनाई तो 1971 के अंदर कानून लाकर बनानी पड़ी, यानी कि संविधान के तहत डायरेक्ट नहीं बनी बाकी स्टेट्स की तरह, इसलिए मणिपुर में एक समस्या ये भी है। ठीक है, उसके अलावा यहां पर अगर बात करें, बोरदोलोई कमेटी ने ऑल्सो और रिकमेंडेशन दी थी किसकी, रीजनल काउंसिल्स की। रीजनल काउंसिल क्या होंगी, ये उन माइनॉरिटी ट्राइब्स की, ये उन माइनर ट्राइब्स की काउंसिल्स होंगी जो कि किसी एक मेजर ट्राइब के अंडर वहां पर रह रही हैं, मेजर ट्राइब के डिस्ट्रिक्ट एरिया के अंदर रह रही हैं। यानी कि कोई एक मेजर ट्राइब का डिस्ट्रिक्ट एरिया आपने बनाया लेकिन उसमें माइनर ट्राइब भी है, अब उनकी समस्याएं, उनकी चीज़ों को सुलझाने के लिए यहां पर रीजनल आपको काउंसिल्स भी देखने को मिलेंगी। चलिए, अगर बात करें 6 शेड्यूल की तो अब आपको समझ आ गया होगा। 6 शेड्यूल भारत के संविधान में एक ऐसी व्यवस्था है अंडर आर्टिकल 244 जो कि यहां पर ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बनाता है विद इन अ स्टेट, और वो स्टेट कौन से हैं वो आप देख चुके हैं। ठीक है, और उसके अलावा इसी आर्टिकल के तहत शेड्यूल 5 भी होता है। ठीक है, तो शेड्यूल 5 आपको मिलेगा, उसके अलावा शेड्यूल 6 इसी आर्टिकल से निकलेगा जो कि स्पेसिफिकली 4 स्टेट्स के लिए बना हुआ है। अब यहां पर अगर बात करें, ये एडीसीज जो हैं इनको कुछ पावर मिलती है जैसे लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और ऐसी ऑटोनॉमी इनको मिलती है। ये कानून बना सकती हैं ये एडीसीज, जैसे कि आपको लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चर, उसके अलावा पुलिसिंग, उसके अलावा सैनिटेशन, विलेज हेल्थ, इन सब मुद्दों पर ये जो काउंसिल्स हैं ये कानून बना सकती हैं अपने हिसाब से, यानी कि ये थोड़ी ऑटोनॉमस हैं और 30 मेंबर की ये काउंसिल्स होती हैं। उसके अलावा यहां पर बस एक आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, एक एक्सेप्शन, कि 30 मेंबर की काउंसिल्स होती हैं वैसे तो, लेकिन जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, आपने देखा होगा 2020 में सरकार ने आसाम के जो बोडोलैंड की डिमांड जहां पर चल रही थी वहां पर भी सरकार ने डील करा और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल्स वहां पर बनाई गई। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो बोडोलैंड एरिया है आसाम का, जो पहले सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहा था, लेकिन अब इनको यहां पर इनकॉर्पोरेट कर लिया है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के अंदर। यहां पर जो इनकी काउंसिल है इसके अंदर आपको 40 मेंबर दिखेंगे, अनलाइक 30 जो बाकी स्टेट्स के अंदर होते हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर ये जो एडीसीज होते हैं, प्रीलिम्स में पूछ लेगा आपसे कि भाई 6th शेड्यूल के अंदर जो काउंसिल्स बनती हैं ट्राइबल काउंसिल्स, इनकी क्या क्या पावर्स होती हैं, तो इनके पास ये भी पावर होती है कि अगर कहीं पर सजा 5 साल से कम है और दोनों पार्टीज ट्राइबल हैं, तो ऐसे में यहां पर कोर्ट्स जो कोर्ट्स हैं वो भी एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं और कोर्ट की सुनवाई होगी किसमें, ट्राइबल एरियाज के अंदर। ठीक है, तो ये जो काउंसिल्स हैं ये कोर्ट्स भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं ऐसे जहां पर सुनवाई हो सकती है ट्राइबल इश्यूज की, अगर दोनों पार्टीज ट्राइबल हैं, साथ में 5 साल से कम की सजा उस केस में होती है। तो उसके अलावा अगर मणिपुर की काउंसिल्स की बात करें तो मणिपुर की अगर बात करें, जैसा कि आप जानते हैं एक कानून के तहत बनता है मणिपुर की, दिसंबर 1971 के अंदर बनाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एक्ट 1971 मणिपुर के अंदर ये बनाए जाते हैं सारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। अब अगर इसके हिस्ट्री की बात करें तो अगर यहां पर देखें, ब्रिटिश जमाने से ही जिस तरह से असम के बाकी एरिया गवर्न किए जा रहे थे, एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड, उसी तरह से मणिपुर भी गवर्न किया जा रहा था। लेकिन फिर जैसे कि हमने बात की
कि भाई 6 शेड्यूल की जब बात हुई तो उसमें मणिपुर बच गया। उससे पहले अगर बात करें तो महाराजा ऑफ मणिपुर ने 1939 में ब्रिटिश लोगों से एग्रीमेंट कर लिया था कि जो मणिपुर का एरिया है, मणिपुर की जो हिल्स हैं, वो इन राजा के, जो महाराजा हैं मणिपुर के, उनके डायरेक्ट कंट्रोल से बाहर रहेगी। ठीक है। उसके अलावा 1960s से ही यहां पर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड चल रही है। तो यहां पर अगर बात करें 6th शेड्यूल के अंदर डाला नहीं, 6th शेड्यूल में जाने की भी डिमांड थी मणिपुर की कि हमें एटलीस्ट 6th शेड्यूल के अंदर डाल दीजिए, वहां पर नहीं डाला। उसके अलावा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि सेपरेट स्टेट और यूटी की, यहां पर कुछ डिमांड्स जो है वगैरह ये सब ट्राइबल लोगों की चल रही थी। उसके अलावा 1971 में फिर आपको सेपरेट यहां पर कानून के तहत बनते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स देखने को मिलती हैं। तो ये जो काउंसिल बनी इस कानून के तहत, जो ये काउंसिल बनी, इसके अंदर आपको टोटल 18 मेंबर दिखेंगे। इनकी पावर ये है काउंसिल के अंदर 18 मेंबर, और इनकी पावर ये है कि टैक्सेशन, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी, अलॉटमेंट ऑफ लैंड, इस तरह के सब्जेक्ट्स पर कानून ये काउंसिल्स मणिपुर के अंदर बना सकती हैं। अब समस्या क्या है? समस्या ये है, अगर हम मणिपुर की ये जो काउंसिल है इसको कंपेयर करें 6th शेड्यूल के अंदर बनने वाली काउंसिल से, तो हमें यहां पर देखने को मिलता है कि मणिपुर की जो काउंसिल है 6th शेड्यूल की काउंसिल्स के मुकाबले काफी कमजोर हमें देखने को मिलती हैं। 6th शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो काउंसिल्स बनती हैं उनके पास ज्यादा ऑटोनॉमी है, ज्यादा पावर है, रादर देन मणिपुर की काउंसिल्स जो कि कानून के तहत बनी है। तो सबसे पहली बात कि भाई जो मणिपुर की जो काउंसिल्स हैं ये कानून से अपनी पावर लेती हैं, जबकि जो 6th शेड्यूल के अंदर काउंसिल्स बनती हैं ये डायरेक्ट संविधान के तहत बनी हुई हैं। उसके अलावा अगर बात करें जो 6th शेड्यूल के तहत बनी हुई काउंसिल्स हैं, इनके पास जो है लेजिस्लेटिव पावर्स, कानून बनाने की ताकत, शक्ति जो है वो ज्यादा है रादर देन यहां पर मणिपुर की काउंसिल्स। मणिपुर की काउंसिल्स जो है ज्यादातर पर्सनल मैटर्स पे कानून बना सकती है, लेकिन अगर देखेंगे 6th शेड्यूल की काउंसिल तो वो बहुत ज्यादा कई सारे सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकती है। उसके अलावा अगर यहां पर बात करें 6th शेड्यूल के अंदर अगर काउंसिल, जो 6th शेड्यूल के अंदर स्टेट्स हैं और उनमें जो काउंसिल बनी है, वो काउंसिल अगर कोई कानून बनाती है तो उनको यहां पर गवर्नर का एसेंट चाहिए होता है। यानी कि बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से किसी भी राज्य की विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर कानून बनाती है तो उसको गवर्नर के एसेंट की जरूरत पड़ती है। तो आप देख सकते हैं ऑटोनॉमी काफी ज्यादा है, डायरेक्ट गवर्नर का एसेंट चाहिए होता है। अगर 6th शेड्यूल के अंदर कोई भी काउंसिल कानून बनाती है, गवर्नर का एसेंट उसको चाहिए होता है। वहीं पर अगर मणिपुर की काउंसिल की बात करें, अगर मणिपुर की काउंसिल कोई कानून बनाएगी तो उसको किसका एसेंट चाहिए होगा? उसको यहां पर सबसे पहले अपना कानून भेजना होगा किसके पास? हिल एरिया कमेटी के पास। हिल एरिया कमेटी के पास अपना कानून भेजना होगा, और इस हिल एरिया कमेटी के अंदर आपको उस रीजन के एमएलएस भी देखने को मिलेंगे। तो यानी कि गवर्नर के पास डायरेक्ट नहीं जाता है मणिपुर की काउंसिल्स के कानून, वो पहले एक हिल एरिया कमेटी के पास जाते हैं और फिर उसके बाद वो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद वो स्टेट असेंबली के पास जाते हैं। तो यहां पर डायरेक्ट गवर्नर के पास कानून आपको जाता हुआ नहीं मिलेगा जिस तरह से 6th शेड्यूल की असेंबली का जाता है, ठीक है। यहां पर एमएलएस की काउंसिल के पास जाएगा, फिर उसके बाद स्टेट असेंबली में जाता है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ऑटोनॉमी ज्यादा 6th शेड्यूल वाले काउंसिल्स के पास है। और अगर बजटिंग की पावर की बात की जाए तो यहां पर 6th शेड्यूल के जो काउंसिल्स हैं इनको डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट पैसा मिलता है, ग्रांट मिलते हैं, जबकि मणिपुर की जो काउंसिल्स हैं इनको स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो यहां पर फाइनेंशियल पावर्स में भी आपको देखने को मिलेगा कि मणिपुर के जो एडीसीज हैं उनके पास उतनी नहीं है जितनी 6th शेड्यूल की काउंसिल्स के पास होती हैं। तो इसीलिए मणिपुर के अंदर यह भी डिमांड रहती है कि इसको 6th शेड्यूल एरिया के अंदर डाला जाए। और साथ में एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि मणिपुर के अंदर जो ये एडीसीज बनती हैं, ठीक है, मणिपुर की एडीसीज के अंदर जो डेप्यूटी कमिश्नर है इनके पास बहुत ज्यादा पावर है, यानी कि एक आईएएस ऑफिसर मणिपुर के अंदर इनके ऊपर, जो मणिपुर की काउंसिल्स है इनके ऊपर काफी ज्यादा पावर एक्सर्ट कर सकता है, क्योंकि यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और कोई भी डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है और ओवररूल कर सकता है अगर गवर्नर का डिसीजन जब तक ना आए। तो अगर काउंसिल कोई डिसीजन लेती है तो यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी कमिश्नर है वो क्या कर सकते हैं? ओवर रूल कर सकते हैं यहां पर, ठीक है, डेप्यूटी कमिश्नर ओवर रूल कर सकते हैं काउंसिल के डिसीजन को, ठीक है। तो डेप्यूटी कमिश्नर के पास एक बहुत ज्यादा अच्छी खासी पावर यहां पर उनको मिली हुई है, और यहां तक कि एडीसी को
डिसॉल्व भी कर सकते हैं गवर्नर के एसेंट से। तो एक डेप्यूटी कमिश्नर को बहुत ज्यादा पावर मणिपुर की एडीसीज के अंदर आपको देखने को मिलेगी, यानी कि मणिपुर की एडीसीज के ऊपर स्टेट असेंबली का कंट्रोल आपको मिलता है, उसमें आपको डेप्यूटी कमिश्नर का कंट्रोल मिलता है, उसमें आपको फाइनेंशियल कंट्रोल भी देखने को मिलता है, यहां तक कि जो लोकल एमएलएज हैं उनका भी कंट्रोल आपको देखने को मिलता है। तो फिर यहां पर ऑटोनॉमी जो है कॉम्प्रोमाइज होती है। 6th शेड्यूल के अंदर यह सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मणिपुर के अंदर ऑलरेडी काफी समय से पहले जो ट्राइबल लोग थे 6th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड होने की बात कर रहे थे, इनकी डिमांड थी कि 6th शेड्यूल के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाए मणिपुर को भी, ठीक है। लेकिन फिर इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 6th शेड्यूल में ना डालते हुए बल्कि सेपरेट लॉ के तहत एडीसीज यहां पर बनाई जाती हैं। उसके अलावा यहां पर देखा गया है कि जो एडीसीज हैं, ये जो मणिपुर की एडीसीज बनती हैं, काउंसिल्स बनती हैं, इनके ऊपर करप्शन के आरोप वगैरह लगते रहते हैं और ज्यादातर नॉन फंक्शनल रहती है, और इसी वजह से जो इलेक्शंस होते हैं बताया जाता है कि फ्री एंड फेयर नहीं होते, और यहां पर इसी वजह से लोगों ने इलेक्शंस को बॉयकॉट किया, ठीक है। तो स्टेट के साथ नॉन कोऑपरेशन होता है करप्शन वगैरह के चार्जेस में। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एडीसी जो है इलेक्शन रेगुलर नहीं होते हैं, और लोगों ने 1990 से 2010 तक यहां पर इलेक्शन के अंदर बॉयकॉट किया, और एडीसीज जो है नॉन फंक्शनल लगभग आपको देखने को मिलेगी 20 साल तक लगभग नॉन फंक्शनल रहती है। उसके अलावा यहां पर ऑटोनॉमी देने की और कोशिश की गई, ठीक है। तो यहां पर सन 2000 के अंदर एक बिल लाकर जो मणिपुर एडीसीज हैं इनको और ऑटोनॉमी देने की कोशिश की गई, लेकिन एक दूसरा बिल लाकर इस बिल को रिवोक कर दिया गया। उसके अलावा यहां पर बताया जाता है कि भाई वैली के अंदर और जो दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं वो यहां पर ज्यादा ऑटोनॉमी एडीसीज को मिल जाए, इसकी कोशिश करते हैं कि ज्यादा ऑटोनॉमी ना मिले। तो यहां पर एक बिल जो 2021 में बताया जाता है प्रपोज किया गया, लेकिन ये बिल जो है इंट्रोड्यूस ठीक से नहीं हो पाया। और क्योंकि यहां पर जो वैली के अंदर बाकी जो सेक्शंस हैं उनका यहां पर रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो अभी हालत ये है कि जो ये मणिपुर की एडीसीज हैं ज्यादातर आपको नॉन फंक्शनल देखने को मिलेंगी, और जिस कानून के तहत ये काउंसिल्स बनी है उसी कानून की पूरी पावर्स भी अभी तक इन काउंसिल्स को नहीं मिली है। तो मणिपुर के अंदर आप देख सकते हैं कि 6th शेड्यूल की डिमांड करते करते डिमांड सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच गई। इसीलिए अब यहां पर राज्य सरकार ये बोल रही है कि भाई इससे बेटर है इनकी जो काउंसिल्स हैं इनको ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, क्योंकि आपने देखा कि जो मणिपुर की जो काउंसिल्स हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, उनके अंदर समस्या है, ऑटोनॉमी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी एक 6th शेड्यूल के काउंसिल के पास होती है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा मुद्दा ये था, और मेरे ख्याल से अब आप समझ चुके हैं कि क्यों ट्राइबल लोगों के पास ऑटोनॉमी होना जरूरी है और मुद्दा मणिपुर के अंदर क्या है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दा मणिपुर में क्या है, ठीक है। साथ में प्लस कोर्स में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री की आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, साथ में स्पेशल क्लास में जुड़ सकते हैं। एसएम के लाइव कोड लगाना होगा अनअकैडमी पर, अगर कोई सा भी कोर्स अगर आप खरीदते हैं एसएम के लाइव कोड लगाते ही आपको 50% का डिस्काउंट कोर्सेज में मिलेगा एसएम के लाइव। साथ ही में यहाँ पर आरंभ बैच शुरू हो चुका है जिसके अंदर आप 1-on-1 मेंटोरशिप आपको मिलेगी, और साथ में प्रतिज्ञा बैच आपको मिला है, दोनों ही केसेस में कोड रहेगा एसएम के लाइव। दोनों ही फाउंडेशन बैच हैं, कॉम्प्रिहेंसिव बैच हैं, 2024 की आपको तैयारी कराते हैं। साथ में आपको प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी अब आपको दिखती है अनअकैडमी की तरफ से, जिसके अंदर आपको सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं। साथ में एसए का टेस्ट भी कवर होता है, जो कि ज्यादातर आप देखेंगे मार्केट में और जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर आपको नहीं मिलेगा कि एसए का पेपर मेंस में कवर होता हो। साथ ही में यहाँ पर पुणे में ऑफलाइन सेंटर खुल चुका है, इसको भी चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, यहाँ पर जाते जाते क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और जवाब लेते जाएंगे। कहता है कि कौन सा स्टेट इनमें से आसाम का एक सब स्टेट हुआ करता था, तो सही जवाब है मेघालय। मेघालय एक सब स्टेट हुआ करता था, ठीक है, आसाम का, तो याद रखेंगे इस चीज को। साथ ही में यहाँ पर जाते जाते इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। 2021 का क्वेश्चन है जो कि फिर से ट्राइबल लोगों से जुड़ा हुआ है, ट्राइबल लोगों के कल्चर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, यहां पर वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।